कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिमो ने मजबूरी में आकर ब्लैक डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर उसे टोटल 12 फ्लेम टोकन्स मिल चुके थे, जिसमें वो टेक्निक खरीद तो सकता है, मगर सिर्फ इन्हीं 12 टोकन्स में उसे पूरा 1 साल गुजारना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हांशी नाम की बंदी उसके हाथ धोकर पीछे पड़ी थी और शिमो को शक हो रहा था कि ये बंदी अपनी असली पहचान छुपा रही है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्लैक डीमन सेक्ट में हो रही ड्यूल दिखाई गई, जो कि बाइशी और लैनफिंग के दरमियान थी। वैसे तो ये दोनों भी शिमो के साथ ही जबरदस्ती यहाँ के डिसाइपल बने थे, मगर बाइशी ने इसी सेक्ट के एक पवेलियन को ज्वाइन किया है, जिसे जुनलिंग पवेलियन कहा जाता था, और वहीं पर लैनफिंग ने ब्लड ड्रैगन सोसाइटी को ज्वाइन किया था। सो गाइस, भले ये दोनों एक ही सेक्ट के मेंबर्स हैं, मगर इस सेक्ट में कई सारे ग्रुप्स बने हुए थे, जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती। और अब इन दोनों दोस्तों ने अपोजिट ग्रुप्स को ज्वाइन करने की वजह से इन्हें आपस में भी फाइट करनी पड़ेगी। शिमो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, मगर अलग अलग ग्रुप्स में ज्वाइन करने के काफी सारे फायदे भी थे। दूसरे ग्रुप को हराने के लिए ये लोग हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते, और इसी वजह से इन लोगों में इम्प्रूवमेंट होकर आखिरकार फायदा इसी ब्लैक डीमन सेक्ट का होगा। वहीं दूसरी तरफ ब्लड ड्रैगन सोसाइटी का लीडर लैनफिंग से कहने लगा कि हम यहाँ पर बस एक दूसरे की स्किल्स को चेक करना चाहते हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि अपने ओपोनेंट का खात्मा करो, लेकिन तुम अपनी असली पावर्स का जरा सा शो ऑफ कर सकती हो। देखते हैं कि तुम कितनी ज्यादा खतरनाक हो। आज तक हमारे ब्लड ड्रैगन सोसाइटी ने इस अरीना में एक भी ड्यूल नहीं हारी, तो तुम भी इस मुकाबले को जीत कर ही वापस आना। जरा इन लोगों को अपनी ब्लड लाइन की पावर्स का नजारा दिखाओ, इन्हें भी पता चले कि तुम कितनी ज्यादा भयानक हो। ये सारी बातें सुनकर शिमो जानता था कि अब लैनफिंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं, उसे अपनी पावर्स का यूज करना ही पड़ेगा। इधर लैनफिंग बाइशी पर कई सारे पंचेस हिट करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर देती है, जो देख बाइशी उस पर गुस्सा हो गया। वो कहता है कि हम दोस्त हैं और इसी वजह से मैंने अभी तक अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी हरकतों से लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी हमारी दोस्ती का लिहाज नहीं रख रही, जबकि मैं तो तुम्हें हर्ट करने से भी कतरा रहा हूँ। जिस पर लैनफिंग जवाब देते हुए बताने लगी कि अरीना में आने के बाद हमने दोस्ती को साइड में रख देना चाहिए। यहाँ पर हम दोनों बस एक दूसरे के ओपोनेंट्स हैं। तुम्हारे बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसी हूँ। एक बार मैं अरीना में उतर गई, फिर तो मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगी। जो सुनते साथ ही बाइशी ने सीधे उस पर अपने पंचेस हिट करते हुए लैनफिंग को पीछे की तरफ पुश कर दिया, यानी कि अब वो भी लैनफिंग के साथ एकदम सीरियस होकर फाइट कर रहा था। और अब वो हवा में छलांग लगाते हुए उस पर एक जोरदार लात जड़ने चला जाता है, मगर उसी वक्त लैनफिंग के ब्रेसलेट पर लगी हुई बेल्स अचानक से रिंग करने लगी, जिससे तो बाइशी को काफी ज्यादा पेन हो रही थी, और अब वो सीधे पीछे की तरफ धकेला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लैनफिंग अपनी ब्लेड्स लेकर सीधे बाइशी की तरफ रवाना हो गई। वो बाइशी को हराकर इस मुकाबले में जीत दर्ज करवाना चाहती थी, मगर शिमो ऐसा नहीं होने देता। उसने तुरंत ही बीच में जाकर अपने एक जोरदार पंच के साथ लैनफिंग को पीछे की तरफ ढकेल दिया। वो कहता है, लैनफिंग तुम ये मुकाबला जीत चुकी हो, तो बेवजह इस फाइट को और ज्यादा लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं। तुम देख रहे हो ना भाई, बाइशी काफी ज्यादा तकलीफ में है। और अब जैसे ही बाइशी उस बेल के इल्यूजन से बाहर आया, वो तुरंत ही लैनफिंग को रिस्पेक्ट देते हुए हार मान लेता है। वो कह रहा था, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। जिस पर लैनफिंग बताने लगी कि तुमने भी काफी अच्छे से मेरा मुकाबला किया था। इतना ही नहीं, वो तो शिमो के पंचेस को भी अप्रिशिएट कर रही थी, क्योंकि शिमो ने अपने एक ही मुक्के की मदद से बड़े ही आसानी से लैनफिंग के हमले को ब्लॉक कर दिया था। वो शिमो से कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ एक फ्रेंडली ड्यूल करना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो हम अभी इसी वक्त फाइट कर सकते। हालांकि शिमो ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। वो कह रहा था, ना फिलहाल तुम कोई और मुकाबला नहीं करोगी, ना मेरे साथ और ना ही किसी और के साथ। तुमने अभी अभी एक फाइट की थी जिसमें तुम्हारी ढेर सारी ची पावर यूज हो चुकी है। सो अगर ऐसे में मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहा, इसलिए हम अपनी ये फ्रेंडली ड्यूल किसी और दिन कर लेंगे। और इतना कहते साथ ही शिमो वहाँ से निकल पड़ा। लैनफिंग उसे बताती है कि यहाँ पर हर 3 महीनों के बाद ड्यूल्स की टूर्नामेंट होती रहती, तो उस वक्त हम दोनों जरूर से मुकाबला करेंगे। इधर शिमो वहाँ से जाने वाला था कि तभी जीव हुआ नाम का बंदा उससे बात करने पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि मैं यहाँ के जुनलिंग पवेलियन का मेंबर हूँ। थोड़ी देर पहले ही मैंने नोटिस किया
था कि तुम बाइशी और शाओ के दोस्त हो। वैसे इन दोनों ने भी मेरे जूनलिंग पवेलियन को ज्वाइन किया है, तो क्यों ना तुम भी हमारी टीम का हिस्सा बन जाओ। हमारे पवेलियन को ज्वाइन करने से तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम लोग हर महीने अपने साथियों को फ्री में एलिक्सर पिल्स बांटते रहते और जब भी उन पर कोई मुसीबत आ जाए तब हम एक दूसरे की मदद करते। इतना ही नहीं, कल्टीवेशन में भी हम अपने साथियों की हेल्प करते हैं ताकि सबका साथ सबका विकास हो पाए। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम अपने भाई बाइशी से खुद पूछ लो। तो बाइशी भी शिमू को हाँ में जवाब देने लगा, लेकिन शिमू को तो इस बंदे की बात ही किसी चुनाव लड़ने वाले नेता जैसी साउंड हो रही थी, इसलिए वो तुरंत ही उसे थैंक्स बोलते हुए कहने लगा कि आपके इस जनरस ऑफर के लिए तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन मैं सीनियर बाइशी और शाओ जैसा पावरफुल बिल्कुल नहीं हूँ और मेरी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा कमजोर है। अगर मैंने आपके जुनलिंग पवेलियन को ज्वाइन किया तो मैं बस आप पर बोझ बन जाऊंगा और फिर आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो इसी वजह से मुझे आपके इस ऑफर को मना करना पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से निकल पड़ा। शिमू का ये बर्ताव एक बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो गुस्से में कहने लगा कि आखिर ये बंदा खुद को क्या समझता है, हम तो इसे हमारी टीम में शामिल कर इस पर ही बहुत बड़ा एहसान कर रहे थे, मगर इसे तो अपना फायदा भी नजर नहीं आ रहा। तभी हुआन उसे समझाता है कि तुम बेवजह गुस्सा मत हो, उसने हमारे पवेलियन को ज्वाइन नहीं किया तो इसमें उसका ही नुकसान होगा। इस सेक्ट में आने वाले हर एक बंदे को एक जीनियस समझा जाता है, तो शिमू जैसा घमंडी बंदा आज न कल ऐसे ही किसी जीनियस का शिकार बनेगा। हो सकता है कि तभी खुद होकर हमारी टीम का हिस्सा बन जाए। इधर शिमू दिल ही दिल में कहने लगा कि भाई इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। जब कोई तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाकर कोई गिफ्ट ऑफर करे तो समझ जाओ कि आगे चलकर वो बंदा उस तोहफे की दुगनी कीमत तुमसे वसूल करेगा। एक बार तुम इनसे एहसान लोगे और फिर हमेशा के लिए उनके कर्जे में डूबे रहोगे, मगर मैं तो आजाद रहना चाहता हूँ। जिसके बाद शिमू एलिक्सर पवेलियन के सामने पहुँच जाता है। उसने नोटिस किया था कि उसके दोस्तों की ची पावर काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो रही। इनफैक्ट वो लोग तो शिमू से आगे निकल गए थे। तो शिमू भी खुद को ताकतवर बनाना चाहता है ताकि वो इस डिमोनिक सेक्ट में खुद को जिंदा रख पाए। फिलहाल तो उसे अपनी प्रजना कल्टीवेशन को जारी रखने के लिए ब्लड स्टील पिल्स की जरूरत थी, मगर हॉल के ओनर ने उसे बताया कि भाई ब्लड स्टील पिल तो अभी थोड़ी देर पहले आउट ऑफ स्टॉक हो गई। जो सुनते साथ ही बेचारा शिमू तो काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कहता है कि जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ उसी वक्त सारी पिल आउट ऑफ स्टॉक हो जाती। तो बंदा हेजिटेट होते हुए उसे गेस्ट रूम की तरफ इशारा कर देता है, इसलिए शिमू बड़े ही गुस्से में उस पर्सन से मिलने जाने लगा। लेकिन तभी दो कल्टीवेटर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो हांशी से कह रहे थे कि आप तो अपनी रईसी का शो ऑफ कर रही हो। आपको तो पता ही होगा कि सेहत के लिए कितना ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता। ऑलरेडी सबको पता चल चुका है कि आप काफी ज्यादा पैसे वाली हो, इसलिए अब आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड्स की जरूरत पड़ेगी और अगर आप चाहो तो मैं ये नौकरी आपके लिए कर सकता हूँ। जिस पर हांशी उसे जवाब देते हुए बताने लगी कि माफ करना, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते। तो बंदा फटाफट से हांशी के चमचों से कहने लगा कि अगर तुम्हें एक कौड़ी की भी अक्ल है तो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। उस बंदे की बुलंद आवाज सुनते साथ ही हांशी खुश हो गई। वो कह रही थी कि मुझे तो तुम्हारे जैसी पावरफुल सिक्योरिटी गार्ड की तलाश है, तो चलो फिर फटाफट से अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाओ। जो सुनते साथ इन सभी कल्टीवेटर्स ने आपस में फाइट करना शुरू कर दी थी। उन सभी को हांशी का बॉडीगार्ड बनना है ताकि वो ढेर सारा पैसा कमा सके। ये सब देख शिमू दिल ही दिल में कहने लगा कि बाप रे बाप, ये बंदी तो काफी ज्यादा करामती है। और उतने में हांशी उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगती है। शिमू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह हांशी का अगला प्लान क्या होगा। और फिर उस हॉल से बाहर आने के बाद शिमू उससे पूछने लगा कि बताओ तुम बेवजह मुझे परेशान क्यों कर रही हो। जिस भी एलिक्सर पिल की मुझे जरूरत पड़े तुम ऑलरेडी उसे परचेज कर लेती हो। इस बार भी तुमने ब्लड स्टील पिल्स खरीद ली ताकि मुझे तंग कर सको। तो हांशी उसे बताती कि हाँ मेरे पास ढेर सारी पिल्स हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। बताओ तुम्हें वो कियानकुन पाउच कहाँ से मिला। जो सुनते साथ ही शिमू तो परेशान होते हुए उससे कहने लगा कि तुम्हारी सुई तो अभी भी उसी पाउच पर अटकी हुई है। खैर मुझे वो कियानकुन पाउच यूलिंग माउंटेन के बैम्बू फॉरेस्ट से मिला था। वहाँ का नजारा देखकर ही मुझे पता चला कि मेरे आने से पहले ही वहाँ पर किसी की फाइट हुई थी। मगर हांशी उससे कह रही थी कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, हो सकता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर ये इतनी छोटी बात थी तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे। तो शिमू से कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे ये पाउच मिल गया और इसके अंदर जो भी हर्ब्स मौजूद थे वो सारे के सारे मैंने पहले ही यूज
कर लिए। तो मैंने सोचा कि वैसे भी ये पाउच तो खाली है, इसके बारे में जानकारी देने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मुझे तो बस एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें इस पाउच में इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो हांशी कहती कि ज्यादा उत्सुक होना अच्छी बात नहीं होती। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनके जवाब जानने के बाद तुम सीधा मौत के कुएं में ढकेले जाओगे। और इतना कहते साथ ही वो बंदी वहाँ से रवाना हो गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ब्लैक डेमन सेक्ट के मास्टर जिन शाओची को देख पाते हैं, जो कि एक पहाड़ी इलाके में पहुंच चुकी थी। और उसी वक्त एक स्टोन पपेट सीधे शाओची पर हमला कर देता है। उसने तो शाओची को एक बड़ी सी चट्टान के नीचे क्रश करने की कोशिश की, मगर शाओची तुरंत ही अपनी विप की मदद से उसके हाथों को जकड़ लेती है। और अब यहाँ पर शाओची ने 1 बाय 1 उसके हाथों को ब्रेक करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसने तो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसकी गर्दन भी धड़ से अलग कर दी, मगर देखते ही देखते उस पपेट ने दोबारा से खुद को जोड़ दिया। और अब उस शाओची को अपने पाँव के नीचे क्रश करने की फिराक में था, मगर ये बंदी साइड में हटते हुए अपनी शुरिकन ब्लेड को समन कर लेती है, जो कि उस पपेट के पाँव को डैमेज कर चुकी थी। साथ ही शाओची ने ढेर सारी ब्लेड्स फॉर्म करके उस पपेट पर काफी सारे हमले रिलीज कर दिए, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर वो पपेट डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही शाओची को समझ आ गया था कि यहाँ पर कोई तो है जिसने उसकी फाइट को विटनेस किया, मगर वो बंदी तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। और उसके जाने के बाद शिमो उस पपेट के पास पहुँच जाता है। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही साबित हो गया। हांशी कोई और नहीं बल्कि इसी ब्लैक डीमन सेक्ट के एल्डर जिन शाओची है। दरअसल जब जिन शाओची उस पपेट के साथ फाइट कर रही थी, उसी वक्त शिमो को उसके पास 2 टोकन्स नजर आए। वो तो शुक्र मना रहा था कि अभी तक ये बंदी उसकी दुश्मन नहीं बनी। और अब शिमो ने उस पपेट को कंट्रोल करने वाले सील को कलेक्ट कर लिया, जिसके बाद वो दोबारा से अपने सेक्ट में वापस आ जाता है। वहाँ मौजूद बंदा हैरान होते हुए उससे कहने लगा कि तुम तो मिशन पर गए थे ना, फिर तुम जिंदा वापस कैसे आ गए? यार तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। वैसे तुम्हारी हालत देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुमने मिशन कंप्लीट किया होगा। और अब हमें एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। शिमो को स्पिरिचुअल पिल्स की जरूरत थी और उसे खरीदने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। तभी उसे पता चलता है कि एक नया मिशन सबके लिए ओपन किया गया है। ऐसा कहा जा रहा था कि पहाड़ी इलाके में एक स्टोन पपेट अपीयर हुआ, और ऐसा कहा जा रहा था कि ये पपेट एक एंशिएंट रेलिक है। कई सौ सालों पहले ह्यूमंस और बारबेरियंस में जो ग्रेट बैटल हुई थी, ये पपेट भी उसी वक्त बनाया गया था। तो मिशन ये था कि माउंटेन रेंज में जाकर उस पपेट को हरा के उसकी कोर को हासिल करना, और जो भी ये मिशन पूरा करेगा उसे रिवॉर्ड के तौर पर ब्लड स्टील की 10 पिल मिलेगी, साथ ही टेंशन पिल्स भी दी जाएगी। इसलिए शिमो ने फैसला लिया कि वो इस मिशन पर जरूर जाएगा। उसके लिए इन पिल्स को हासिल करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मगर मिशन असाइन करने वाला बंदा उसे बताने लगा कि तुम यहाँ के नए डिसाइपल हो और फिर भी तुम इतने भयानक मिशन पर जाना चाहते। बच्चे शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि वो स्टोन पपेट कितना ज्यादा पावरफुल है। निवाला उतना ही लो जितना तुम चबा सको। जिस पर शिमो कह रहा था कि सीनियर मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज मुझे ये मिशन असाइन कीजिए। तो उस बंदे ने फटाफट से शिमो पर एक रेस्ट्रिक्शन सील सेटअप कर दिया। शिमो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उससे पूछता है कि सीनियर ये आपने मुझ पर कौन सा सील सेटअप किया है? तो बंदा कहने लगा कि हमारे सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी मिशन पर जाएगा उस पर रेस्ट्रिक्शन सील प्लेस किया जाना चाहिए, ताकि वो बंदा चाहे कहीं भी क्यों न जाए हमें उसकी खबर मिलती रहेगी। सो अब इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास 1 दिन का वक्त है। अगर तुम समय से पहले वापस नहीं आए तो ये रेस्ट्रिक्शन सील अपने आप तुम्हारी बॉडी को एक्सप्लोड कर देगा। लेकिन वो स्टोन पपेट ही तुम्हें खत्म कर दे तो फिर तुम्हें इस सील के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। वो बंदा कहने लगा कि मेरे भाई शायद तुम्हें एलिक्सर की कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम इस मिशन को पूरा नहीं कर पाओगे। खैर तुम वहाँ से जिंदा वापस आए यही बड़ी बात हो गई। तुम एक काम करो, यहाँ पर झाड़ू लगा दो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत कॉइन्स दूंगा, जिससे तुम एलिक्सर पिल खरीद सकते हो। और उतने में शिमो ने पपेट की कोर उसके सामने पेश की। वो बंदा तो उस कोर को देखते साथ ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। शिमो से कह रहा था कि सीनियर मैंने अपना मिशन पूरा किया, प्लीज अब मेरा इनाम मुझे दे दीजिए। मगर वो बंदा तो काफी ज्यादा शॉक था। वो कहने लगा कि तुम हुओटियन स्टेज के कल्टीवेटर हो, तो फिर तुम उस स्टोन पपेट को कैसे हरा पाए? जिस पर शिमो कहता है कि सीनियर मैंने उस पपेट को हरा दिया और मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे कैसे हराया ये सब आपको बताने की जरूरत है। मेरी स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। अब शिमो इस बंदे को क्या ही बताएगा, क्योंकि शिमो ने खुद उस पपेट को नहीं मारा था, बल्कि ये काम तो शाओची ने किया। तभी वो बंदा कहने लगा कि ना मेरे भाई तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी तुम्हारी
रिवॉर्ड तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। साथ ही मैंने तुम पर सेटअप किए हुए रेस्ट्रिक्शन को भी हटाना पड़ेगा। अरब अपना रिवॉर्ड लेने के बाद शिमो अपनी चेम्बर की तरफ निकल पड़ा। वो काफी ज्यादा खुश था कि उसे पावरफुल एलिक्सर पिल हासिल हो गई। अब कुछ दिनों तक तो उसे पिल्स के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। वो शांति से अपने कल्टीवेशन पर फोकस कर पाएगा। अरब जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, वहाँ पर हांशी ऑलरेडी उसका इंतजार कर रही थी। वो शिमो को अजीब तरीके से घूर रही थी। तो शिमो कहने लगा कि शायद मैं गलती से तुम्हारे रूम में आ चुका हूँ। अरे वो जैसे ही वापस जाने लगा, वो बंदी फटाफट से उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद वो शिमो से कहती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जो मुझ पर नजर रखने की जुर्रत कर बैठे। मैं जानती थी कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर कोई एक्शन नहीं लिया था। तो चलो अब बताओ तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। और हाँ, बिल्कुल भी झूठ मत बोलना वरना तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। जो सुनते साथ ही शिमो उसके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा कि एल्डर जिन शाओची, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। दरअसल कल जब आप उस पपेट को डिस्ट्रॉय कर रही थी, उस वक्त भी मुझे आपकी पहचान कंफर्म नहीं हुई, मगर फिर मेरी नजर पड़ी आपके टोकन पर। आपके पास एक नहीं बल्कि 2 टोकन्स थे जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल है। और उसी वक्त मैं समझ गया था कि आप हांशी इस सेक्ट के एल्डर जिन शाओची हो। जो सुनकर हांशी उससे कहने लगी कि शायद तुम खुद को काफी ज्यादा स्मार्ट समझते। और इतना कहते साथ ही उस बंदी ने सीधी जाकर शिमो की गर्दन दबोच ली। वो कह रही थी कि तुम सिर्फ मौत की सजा डिजर्व करते हो। जिस पर शिमो जैसे तैसे जवाब देने की कोशिश करने लगा। वो कह रहा था कि मेरा कियानकुन पाउच कहाँ से आया, आप इसी बारे में जानना चाहती थी। इनफैक्ट सच्चाई जानने के लिए तो आपने कई सारे दाव पेच खेले, लेकिन अब आपका सब्र जवाब दे गया। आप मुझे मारना चाहती हो, लेकिन ये बर्ताव किसी मंझे हुए शिकारी का तो नहीं लगता। जिस पर शाओची कहती है कि तुम वाकई काफी ज्यादा स्मार्ट हो। इस बात से तो मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकती। और लास्ट टाइम मैंने फ्लाइंग कैरेज में तुम्हें जिंदा छोड़ा था, तो भी मेरा तुम पर एहसान है। इसलिए अब जल्दी बको कि कियानकुन पाउच तुम्हें कहाँ से मिला। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर इस बार भी तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मगर शिमो ने तो यहाँ पर अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करी। हालांकि उस बंदी ने उसका ये अटेम्प्ट भी फेल करवा दिया। शाओची को उल्लू बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो शाओची से कहने लगा कि स्टोरेज बैग की ओनर ने मेरी मदद की थी, तो मैं उसके इस एहसान की कीमत उसके साथ गद्दारी करके नहीं चुका सकता। चाहे तुम मुझे खत्म ही क्यों ना करो, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। जो सुनते साथ ही शाओची जोर जोर से हंसने लगी। वो कहती कि शायद तुम्हें ये लग रहा कि मैं उस बंदी से रिवेंज लेना चाहती हूँ। तो शिमो कह रहा था बिल्कुल, तुम काफी दिनों से इस पाउच के बारे में जानना चाहती थी। हर बार तुमने मुझसे यही सवाल पूछा कि स्टोरेज बैग मेरे पास कहाँ से आ गई। इनफैक्ट तुमने तो मेरा मुंह खुलवाने के लिए ढेर सारी कोशिशें की, तो जाहिर सी बात है तुम उस बंदी की दुश्मन हो। जो सुनते साथ ही शाओची ने उसका गला छोड़ दिया। वो कह रही थी शिमो शायद तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। दरअसल वो बंदी और मैं बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों एक साथ बड़े हुए, तो तुम यूँ समझ लो कि हम दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार होगा। तो अब तुम बताओ भला मैं अपनी ही सिस्टर को हर्ट क्यों करूंगी। हालांकि शिमो को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो शाओची से क्रॉस क्वेश्चंस करते हुए पूछने लगा कि अगर तुम उस बंदी को जानती हो तो बताओ वो कौन है। जिस पर शाओची कहने लगी कि उसका असली नाम है शिमिन शुई और वो टियानिन टेम्पल की सेंटेस है। मैं तो बस यही सोचकर परेशान थी कि तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी डिसाइपल के पास मेरी सिस्टर का पाउच कैसे आ गया, और इसी वजह से मैं काफी दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी थी ताकि मुझे सच्चाई पता चल सके। दरअसल हम दोनों की मास्टर्स काफी ज्यादा क्लोज थी। शुई मेरे से कुछ सालों से बड़ी है और उसने मेरा बचपन से इतना ज्यादा लाड़ किया कि मैं उसके लाड़ और प्यार से ही बिगड़ गई। अब यहाँ पर शाओची को पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जब वो शुई के साथ वक्त बिताया करती। उन्हीं सारी यादों की वजह से शाओची थोड़ी सी इमोशनल हो गई। और वहीं पर शिमो भी समझ गया था कि ये बंदी उससे झूठ नहीं बोल रही। और तभी शाओची शिमो से कहने लगी कि क्या अब तुम मुझे पूरी कहानी बता सकते हो। तो शिमो उसे बताने लगा कि उस दिन मेरी जान खतरे में थी। एक बंदा मुझे खत्म करने के काफी ज्यादा करीब था, मगर उसी वक्त सीनियर शियो ने वहाँ आकर मुझे बचा लिया। अगर वो सही वक्त पर मेरी मदद ना करती तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होता। जिस पर शाओची कहने लगी कि हाँ, मेरी सिस्टर काफी ज्यादा रहमदिल है। वो कभी किसी इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं कर
कर सकती। शिमू कहता है कि उस दिन मैंने सीनियर शिव के सामने कसम खाई थी कि मैं एक दिन इस दुनिया का ग्रेटेस्ट वॉरियर बनूंगा और फिर उसी दिन मैं उनसे मिलने टियानियन टेम्पल जाऊंगा। सच बताओ तो सीनियर शिव मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। जो सुनते साथ ही शाओची गुस्से में उससे कहने लगी कि तुम तो अपनी औकात से बाहर बड़े ख्वाब देख रहे हो। तुम हुटियान स्टेज के कल्टीवेटर हो और मेरी सिस्टर ठहरी एक सेंटेंस, तो तुम कभी भी उसके लायक नहीं बन सकते। जिस पर शिमू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं चांद को छूने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चाहे मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़ जाए, मैं जरूर से उनके लायक बनूंगा और फिर वो दिन जरूर आएगा जब मेरी उनसे मुलाकात होगी। जो सुनते साथ ही शाओची तुरंत ही शिमू के साथ फ्लर्ट करते हुए पूछने लगती है, तो बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? जिस पर शिमू कह रहा था कि हाँ आप भी थोड़ी सी ठीक ठाक हो। तो शाओची उसे बताती कि देखो टियानिन की सेंटेंस को हासिल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास एक मौका है इन पलों को एंजॉय करने का। और इतना कहते साथ ही वो अचानक से शिमू की बाहों में छलांग लगा देती है, मगर शिमू तो उसे मक्खी जैसे दूर भगा देता है। वो कह रहा था माफ करना एल्डर, लेकिन मुझे अभी अभी याद आया कि मेरा सीनियर बाइशी से कुछ काम है, इसलिए मुझे उनसे मिलने जाना पड़ेगा। और इसी तरह से उसने शाओची से जैसे तैसे अपनी जान छुड़वा ली। हालांकि शाओची उस पर गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगी कि बस थोड़ी देर के लिए भी अगर तुम मुझे करीब आने देते तो काम बन सकता था, मगर ये बंदा तो काफी ज्यादा शातिर निकला। आज तक किसी भी बंदे ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। कहीं मेरा मेकअप बिगड़ा हुआ तो नहीं है ना? हाँ मेरे ख्याल से यही वजह होगी, इसलिए तो मैं इस बंदे को रिझा नहीं पाई। वही दूसरी तरफ शिमू इतना तो समझ गया था कि ये बंदी भले ही थोड़ी सी थरकी है, मगर नेक दिल भी है और ईमानदार भी। इधर शाओची तो रिजेक्ट होने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थी और तभी एक बंदा सीधे आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो कह रहा था कि कल मैंने तुम्हारे लिए फाइट की थी, तो जाने मन अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो चुकी हो। जो सुनते साथ ही शाओची ने उसकी पिटाई लगाना शुरू कर दी। वो कहने लगी कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेट करने भेजा और तुम हो कि लौंडिया बाजी करने से तुम्हें फुर्सत नहीं मिल रही। वेल यहाँ पर शाओची ने शिमू का सारा गुस्सा इन बंदों पर उतार दिया था और इसके दिन सभी नए डिसाइपल्स के टैलेंट को चेक किया जाएगा। शिमू दिल ही दिल में कहने लगा कि मैंने सुना था ये परीक्षा काफी ज्यादा स्पेशल है। अगर तुम स्पिरिट रूट की इस परीक्षा को पास कर लो तो तुम सीधे सॉर्सरर के डिसाइपल बन सकते हो। फिर तो तुम्हें काफी अच्छे अच्छे कल्टीवेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। पावरफुल बनने का तो इससे सिंपल रास्ता और कोई हो ही नहीं सकता, मगर पता नहीं इस परीक्षा में मेरा क्या हशर होगा। और उतने में एल्डर जिन शाओची की वहाँ पर एंट्री हो गई। उसके चमचे सभी डिसाइपल्स को साइड में हटाते हुए उसके लिए रास्ता बना रहे थे और उतने में जिन शाओची ने वहाँ से गुजरते हुए शिमू को देखकर आंख मारी। कुछ बंदों ने तो तुरंत ही इसे पहचान लिया। वो कहते हैं कि अरे इसके लुक तो पूरी तरह से उस नए डिसाइपल हंशी जैसे हैं। कहीं ये दोनों बंदियां एक तो नहीं है? उतने में एक दूसरा बंदा उसे बताने लगा कि हाँ बिल्कुल मैंने भी ऐसे रूमर सुने थे कि मास्टर जिन शाओची ने जानबूझकर हंशी का फॉर्म लिया ताकि वो नए डिसाइपल्स पर नजर रख सके। उन्हें इन्वेस्टिगेट करना था कि ज़ानू सेक्ट के नए डिसाइपल कोई धोखेबाज तो नहीं। आफ्टर ऑल उन सभी डिसाइपल्स को जबरदस्ती यहाँ लाया गया था, तो चांसेस थे कि उनमें से कोई बंदा हमारे सेक्ट के लिए खतरा बन जाए। तो उसका साथी कहने लगा कि चाहे ये हांशी हो या एल्डर जीन हो, लेकिन ये बंदी है तो काफी ज्यादा अमेजिंग। अगर ये मेरे से पट जाए तो मजा आ जाएगा। जिस पर उसका दोस्त कहने लगा कि भाई जल्दी से तौबा कर ले, तुझे पता ही नहीं कि एल्डर जिन कितनी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहा जाता कि ये बंदी तो यहाँ के सेक्ट लीडर से भी ज्यादा गुस्से वाली है। एक बार के लिए तो सेक्ट लीडर भी तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन इस बंदी के पास कोई रहम नहीं। और उतने में ही जिन शाओची ने शिमू को इशारा करते हुए अपनी तरफ बुला लिया, तो शिमू भी उसके सामने जाकर अपना सिर झुका देता है। यहाँ पर जिन शाओची अपने फ्लर्टी अंदाज में उससे कहने लगी कि कुछ दिनों पहले मैंने तुमसे एक बात की थी, तुम जमीन पर रहकर भी चांद को छू सकते हो, बस इसके लिए तुम्हें अपने चांद को बदलना पड़ेगा। उस दिन तो तुमने मुझे मना किया था, लेकिन मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि जल्दी तुम अपना इरादा बदल दोगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम सीधे मेरे पास आ जाना, मेरा ऑफर अभी भी वैसा ही है। दरअसल जिन शाओची चाहती थी कि शिमू फेरी शिव का पीछा छोड़कर उसके प्यार में पागल हो जाए। इनफैक्ट उसने तो शिमू के सामने खुला ऑफर रखा कि वो कभी भी आकर जिन शाओची को अपनी बना सकता है। वेल यहाँ पर जिन शाओची की हरकतें देखकर बाकी के डिसाइपल्स को शर्म आने लगी। वहीं पर शिमू भी फटाफट से उससे दूर हटते हुए कहने लगा कि शायद एल्डर जिन मेरे साथ मजाक कर रही है। जो सुनकर जिन शाओची कहने लगी कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा किसमें फायदा होगा। और अब शिमू कुछ कल्टीवेटर्स के साथ ट्रायल हॉल में पहुंच गया। वहाँ आते साथ ही इन लोगों ने देखा कि एक बंदे को पतंग जैसे उड़ाया गया। साथ ही यहाँ पर हम ब्लैक डीमन सेक्ट
के एल्डर सन को देख पाते हैं, जो कि स्पिरिट रूट परीक्षा के एग्जामिनर थे। उस बंदे पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगे कि तुम्हारे पास जरा सा भी टैलेंट नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ आकर मेरा समय बर्बाद कर दिया। इस स्पिरिट रूट की परीक्षा तो उसी बंदे ने देनी चाहिए जिसे खुद पर यकीन हो। इसलिए अब मैं सभी बच्चों को वार्निंग दे रहा हूँ कि जब तक तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होता तब तक डायस पर मत आना। जिसके पास क्वालिफिकेशन है मैं उसे नहीं रोकने वाला, लेकिन कोई बेवजह डायस पर आया तो मैं उसे सीधा यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। इधर एक डिसाइपल धीरे से अपने साथियों को बताने लगी कि ये परीक्षा काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। सिर्फ एक अटेम्प्ट के लिए हमें 3000 स्पिरिचुअल टेल्स देनी पड़ेंगी, और साथ ही इस परीक्षा को पास करने के लिए तुम्हें सेंसिटिविटी की तीसरी या फिर उसके ऊपर वाले लेवल को अचीव करना होगा। आधा दिन गुजर गया, लेकिन शाओमिंग के अलावा कोई और इस परीक्षा को पास नहीं कर पाया, जिस पर उसका साथी कहता है कि तुम बिल्कुल भी उस डायस पर मत जाना, वरना बेवजह जलील होना पड़ेगा। वेल, यहाँ पर शिमो ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो एल्डर सन से कहने लगा कि मैं इस परीक्षा का हिस्सा बनना चाहता हूँ, जिस पर एल्डर सन कहने लगे कि बच्चे तुमने देखा ना मैंने उस बंदे का क्या हशर किया। मेरे हाथों मार खा के वो बुरी तरह से घायल हुआ है, लेकिन फिर भी तुम डायस पर आने की बातें कर रहे। क्या तुम्हें मेरी मार से डर नहीं लग रहा? जिस पर शिमो कहने लगा कि अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए भी रेडी रहूंगा। प्लीज मुझे इस परीक्षा को अटेम्प्ट करने की इजाजत दीजिए। जो सुनते साथ ही एल्डर सन ने उसे परमिशन दे दी, तो शिमो ने फटाफट से 3000 स्पिरिचुअल टेल्स देकर वो डायस पर रवाना हो गया। तभी जुनलिंग पवेलियन का एक बंदा अपने सीनियर से कहने लगा कि अरे ये तो वही लड़का है जिसने हमारे जुनलिंग पवेलियन को ज्वाइन करने से मना किया था। चलो आज पता चल ही जाएगा कि इसमें कितना दम है। मेरे ख्याल से इसे आइडिया नहीं होगी कि सॉर्सरर का डिसाइपल होना कितना मुश्किल काम है। और उतने में एक दूसरा बंदा कहने लगा कि मुझे पूरा यकीन है कि ये पहले लेवल को भी पार नहीं कर पाएगा। तब तक एल्डर सन ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शिमो की स्पिरिचुअल रूट्स को एक्टिवेट कर लिया। शिमो ने देखा कि वो डायस काफी तेजी के साथ ग्लो हो रही। वहाँ पर अलग अलग स्पिरिट रूट्स की डायग्राम थी, जो कि शिमो की स्पिरिचुअल रूट को चेक करके उसकी लेवल बता सकती है। और उतने में उस डायस ने शो किया कि शिमो के पास वाटर एट्रीब्यूट की सेंसिटिविटी है, जिसके बाद यांग फायर का एट्रीब्यूट भी ग्लो होने लगा। यानी कि शिमो के पास फायर एंड वाटर ये दो एट्रीब्यूट्स थे। हालांकि इस परीक्षा को पास करने के लिए तीनों एट्रीब्यूट्स का होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर शिमो ने तो एक नहीं दो नहीं बल्कि पांचों एट्रीब्यूट को एक्टिवेट कर लिया। ये सब देखकर सभी डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शिमो के पास ही कौन सा टैलेंट है। इनफैक्ट एल्डर सन भी इसे देखकर काफी ज्यादा अमेज हो गए। और अभी परीक्षा खत्म हो गई। शिमो से एल्डर से पूछ रहा था कि क्या मैंने इस एग्जाम को पास कर लिया है, जिस पर एल्डर सन बताने लगे कि अगर तुम 3 एट्रीब्यूट्स को ग्लो कर पाए तो समझ लो तुम परीक्षा पास हो गए। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग है, और फिर वो काफी ज्यादा मायूस हो गए। अब एल्डर सन तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे, तो हुआनी शिमो से कहने लगा कि भले ही तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया, लेकिन इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास स्पेस सेंसिटिविटी है, जिसे काफी ज्यादा रेयर माना जाता। इनफैक्ट हमारे ब्लैक डीमन सेक्ट के पूरे इतिहास में भी आज तक किसी ने स्पेस सेंसिटिविटी को अवेकन नहीं किया था। इसका मतलब तो तुम समझ सकते हो, यहाँ पर ऐसी कोई कल्टीवेशन मेथड नहीं जिसका तुम्हें फायदा मिल सके, और बिना कल्टीवेशन टेक्निक के तो कोई भी हायर लेवल को अचीव नहीं कर सकता। अगर सच बताओ तो मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा। साथ ही एल्डर सन भी शिमो से कहने लगे कि अगर तुम्हारे पास दूसरे एलिमेंट की पावर होती तो तुम्हारी प्रोग्रेस को कोई भी ब्लॉक नहीं कर पाता। इनफैक्ट तुम तो फिर स्टार रैंकिंग वाले कल्टीवेटर भी बन सकते थे। हमारा सेक्ट भी तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने में अपना पूरा जोर लगाता। हम तो तुम्हें कभी भी किसी रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं पड़ने देते, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पास स्पेस सेंसिटिविटी होने की वजह से हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वेल, ये सब सुनकर शिमो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि किस्मत ने उसे एक ऐसी ब्लड लाइन दी जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला, और अब तो उसके पास ऐसे एट्रीब्यूट्स थे जिनके लिए कोई टेक्निक ही इस दुनिया में मौजूद नहीं। ऊपर से पेट्रिफिकेशन डिजीज के होने की वजह से वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वेल, यहाँ पर हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि ये सारी बातें सुनकर तुरंत ही वहाँ से चला गया। साथ ही शिमो भी मायूस होकर वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन एल्डर सन ने उसे रुकने के लिए बोला। वो कह रहे थे कि तुम्हारी सिचुएशन काफी ज्यादा अनयूजुअल है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। और इतना कहते साथ ही उन्होंने सभी डिसाइपल्स को बता दिया कि आगे के एग्जाम थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। वेल, थोड़ी देर पहले जो बंदा हॉल से गया था उसने जिन शाओची को ये जाकर बता दिया कि शिमो के पास स्पेस
सेंसिटिविटी रूट्स हैं। वो कहती है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि शिमो के पास ऐसा गजब का पोटेंशियल होगा। अभी सीन यहीं पर कट होकर हम एल्डर सन को देख पाते जो कि शिमो को लेकर एक चेम्बर में पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां मौजूद इंसेंस स्टिक को जलाते साथ ही ब्लैक डीमन सेक्ट के वाइस एल्डर उनके सामने अपीयर हो गए। उन्होंने तो वहां आते साथ ही शिमो पर अपना गजब का हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे तो शिमो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो घुटनों पर नहीं आता। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा टफ थी कि वो इस प्रेशर को हैंडल कर सके। दरअसल ये है वाइस लीडर जिन और इन्होंने शिमो में काफी ज्यादा दिलचस्पी ली थी। वो एल्डर सन से कहने लगे कि ये नया डिसाइपल तो काफी ज्यादा हिम्मत वाला है, इसने तो अपने विल पावर के दम पर ही मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर को काफी अच्छे से हैंडल कर लिया। अगर इसकी जगह कोई और होता तो कब का ही घायल होकर नीचे पटक जाता, लेकिन इस बंदे ने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। जिस पर एल्डर सन बताने लगे कि ये बंदा काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है, आज तक हमारे ब्लैक डीमन सेक्ट में ऐसा टैलेंट नहीं देखा गया। और तब तक मास्टर जी ने अपने स्पिरिचुअल पावर के प्रेशर को हटा दिया। ओके शिमो, तुम्हें तो पता ही होगा कि स्पेस सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, इसलिए अब मैं तुम्हारे सामने दो रास्ते रखने वाला हूँ, तो तुम्हें उनमें से किसी एक को चूज करना होगा। तुम्हारे पास पहला रास्ता ये है कि तुम यहाँ के ऑर्डिनरी सॉर्सरर डिसाइपल बनोगे, यानी कि तुम किसी भी स्पेशल रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते, और इसका सीधा असर पड़ेगा तुम्हारी कल्टीवेशन पर, जो कि काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। सो ये तो था तुम्हारा पहला ऑप्शन। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तुम्हें एक ओथ आर्टिफैक्ट पर कसम लेनी होगी कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम ब्लैक डीमन सेक्ट को छोड़कर नहीं जाओगे, और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनते साथ ही शिमो के तो होश ही उड़ गए। मास्टर जी उसे बता रहे थे कि मैं पर्सनली तुम्हें इस कल्टीवेशन की जर्नी में गाइड करूंगा। उतने में ही एल्डर सन शिमो को बताने लगे कि मास्टर जी हमारे सेक्ट के वाइस मास्टर हैं, उनका स्टेटस तो हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और आज तो खुद होकर तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहते। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, लोग तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते, और आज ये सुनहरा मौका खुद होकर तुम्हारे सामने आया है। तभी शिमो मास्टर जी से कहने लगा कि सीनियर, क्या मैं आपके सामने एक सवाल रख सकता हूँ? जिस पर मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हें मुझसे जो सवाल पूछना है वो पूछ सकते हो। तो शिमो कहता है कि अगर आपका पर्सनल डिसाइपल मौत की कगार पर हो तो क्या आप उसे बचाओगे? मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप बचाने के लिए कितनी कोशिश करोगे। जिस पर मास्टर जी कहने लगे कि ऑफ कोर्स मैं अपने पर्सनल डिसाइपल को मरने नहीं दे सकता, उसे बचाने के लिए तो मैं अपना पूरा सेक्ट दांव पर लगा दूंगा, चाहे दुश्मन कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारा ब्लैक डीमन सेक्ट उसका मुकाबला करेगा। अगर मेरा डिसाइपल किसी और रीजन की वजह से बुरी तरह से घायल भी हो जाए तो भी मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे सेक्ट के पास कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके मैं उसे मौत के दरवाजे से छीनकर वापस लाऊंगा। वेल ये सुनते साथ ही शिमो दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद मास्टर जी मेरी ब्लड लाइन पर लगे हुए स्टोन मंकी के सील को हटा सकते हैं। इनका पर्सनल डिसाइपल बनने के बाद तो मुझे कभी भी मौत के खौफ में जीना नहीं पड़ेगा। मगर उसी वक्त शिमो को अपने फैमिली की याद आती है, जिन्हें कोल्ड एबिस ने बड़े ही ब्रूटली मार दिया था। तो उनका बदला लेने के लिए शिमो का आजाद होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। साथ ही उसे टियानिन टेम्पल के फेरी शिव से भी मिलना था, और ये सब वो यहाँ का डिसाइपल बनकर तो कर नहीं सकता। वो खुद से ही कहने लगा कि भले ही मैं काफी ज्यादा पावरफुल बनूंगा, लेकिन मैं कभी आजादी को पा नहीं सकता, तो फिर ऐसे पावरफुल बनने से तो मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए उसने बिना डरे मास्टर जी के सामने बता दिया कि वो पहले ऑप्शन को चुनना चाहता है। वेल ये सुनकर मास्टर जी और एल्डर सन तो काफी ज्यादा हैरान थे। शिमो ने एक सुनहरे मौके को गवा दिया था। फिर भी मास्टर जी उसे दोबारा से पूछने लगे कि बच्चे, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि तुम मेरे डिसाइपल नहीं बनना चाहते? जिस पर शिमो कहता है कि मैंने सोच समझ कर ही जवाब दिया है। जो सुनते साथ ही मास्टर जी वहाँ से रवाना हो गए। साथ ही एल्डर सन कहने लगे कि तुमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को गवा दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। और अब हम ओरिजिनल मास्टर जी को देख पाते हैं, जो कहने लगे कि बड़े ही अफसोस की बात है कि उस बच्चे ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया। दरअसल वो जिन शाओची से बात कर रहे थे, उसी ने मास्टर जी को बताया था कि शिमो स्पेस सेंसिटिविटी की 5वीं लेवल पर है। और अब हमें थोड़ी देर पहले की कहानी
करनी दिखाई जाती है, जहाँ पर जिन शाओची मास्टर जी से कहने लगी कि अगर इस बंदे ने आपको अपना मास्टर बना लिया तो ये जरूर से स्टार रैंकिंग पर पहुँच जाएगा, और जाहिर सी बात है कि इसके पावरफुल बनने से हमारे सेक्ट का भी काफी ज्यादा फायदा होगा। मगर ये बंदा हमारे सेक्ट में बड़ा नहीं हुआ, इसे तो जबरदस्ती यहाँ का डिसाइपल बनाया गया, तो हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि ये आगे चलकर हमारे साथ ईमानदार रहेगा। हो सकता है कि मौका मिलते साथ ही हमें धोखा दे दे, इसीलिए आपको आगे का सारा प्लान काफी केयरफुल रहकर बनाना पड़ेगा। आप इसे आजादी नहीं दे सकते, कुछ ऐसा कीजिए कि ये आपकी बात भी मान जाए और इसे यहाँ से जाना भी न पड़े। और शायद इसी वजह से मास्टर जी ने शिमू को एक ओथ साइन करने के लिए बता दिया था। हालांकि शिमू के लिए तो उसकी आजादी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो उसने मास्टर जी के ऑफर को ठुकरा दिया। मगर फिर भी शिमू एक ऑर्डिनरी वॉरलॉक डिसाइपल बन चुका था, यानी कि उसका स्टेटस अब पहले से बेहतर हो गया। एल्डर सन उसे बताने लगे कि इस चेम्बर में हमारे सेक्ट की सबसे स्पेशल टेक्निक मौजूद है, मगर अफसोस स्पेस सेंसिटिविटी का हमारे पास ज्यादा कोई नॉलेज नहीं। इन हजारों लाखों कल्टीवेशन मेथड के दरमियान बस एक ही ऐसी टेक्निक है जो शायद तुम्हारे काम आ जाए। वेल, इस मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि तुम इसे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। वेल, ज्यादातर इसका यूज टैलिस्मान मास्टर, फॉर्मेशन मास्टर और सोल मास्टर करते आए हैं, और फिलहाल तुम्हारी एबिलिटीज को देखकर बस यही टेक्निक तुम्हारे लिए सुटेबल रहेगी। और फिर उन्होंने वो कल्टीवेशन मेथड शिमू के हवाले कर दी। अब तुम यहाँ से सीधा टेक्निक पवेलियन में जाकर अपने बाकी की रिसोर्सेस को हासिल करो। तो शिमू फटाफट से उस पवेलियन में पहुँच गया। शिमू दिल ही दिल में कहने लगा कि यहाँ का सॉर्सरर डिसाइपल बनना काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आज के आज ही मुझे 12 फ्लेम टोकन फ्री में मिल चुके हैं। इधर मास्टर जिन का परिंदा उन्हें चिल्लाते हुए बताने लगा कि वो बंदा यहाँ पर आ चुका है। तो मास्टर जिन भी शिमू से पूछने लगे कि बच्चे तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास कोई टोकन बाकी रहेगा जो तुम यहाँ से टेक्निक को परचेस कर पाओ। तो शिमू उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा कि सीनियर, मैं यहाँ का सॉर्सरर डिसाइपल बन चुका हूँ, तो एल्डर सन ने मुझे 12 फ्लेम टोकन्स देकर यहाँ भेज दिया ताकि मैं अपने रिसोर्सेस को परचेस कर पाऊँ। जो सुनते साथ ही मास्टर जिन तो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगे कि बच्चे अब तो सॉर्सरर डिसाइपल बनने के बाद तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास कौन से स्पिरिचुअल रूट है? और फिर जैसे ही शिमू ने उनके सामने स्पेस एट्रीब्यूट का नाम लिया, उनके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। और फिर वो शिमू से कहने लगे कि शायद स्पेस एट्रीब्यूट होने की वजह से तुम फॉर्मेशन आर्ट को पढ़ना चाहते हो। तो शिमू उनसे कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, स्पेस एट्रीब्यूट वालों के लिए ज्यादा टेक्निक मौजूद नहीं, इसलिए मैं बस एक ही यूनिवर्सल टेक्निक को चूज कर पाया जिसे स्पिरिट नरिशिंग आर्ट कहा जाता है। सिंपली बताया जाए तो मेरे पास ज्यादा चॉइसेस मौजूद नहीं है। तो एल्डर जिन अपने मून आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करते हुए शिमू से कहने लगे कि मेरे ख्याल से तुमने फिलहाल के लिए कॉम्बैट टेक्निक को साइड में हटा देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उसके बजाय तुम टैलिस्मान आर्ट को चूज करो, जो कि फॉर्मेशन आर्ट को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी। अगर तुम लगातार इन आर्ट्स को प्रैक्टिस करते गए तो तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होगा। अभी सुनते साथ ही शिमू भी खुश हो गया। वो कह रहा था सीनियर, क्या वाकई मैं एक साथ 2 आर्ट्स को प्रैक्टिस कर सकता हूँ? तो मास्टर जिन उसे बताने लगे कि ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो और तुम पर कोई बैकलैश नहीं होने वाला। जिसके बाद मास्टर जिन अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ मौजूद हर एक स्क्रॉल को समन करने लगे, जिनमें से उन्होंने 2 टेक्निक्स को चूज किया, जिन्हें वो जेड स्लिप में ट्रांसफॉर्म करके शिमू के हवाले कर देते हैं। और अब शिमू ने उस पवेलियन से वापस आते साथ ही कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर उसे मास्टर जिन की कई बातें याद आ रही थी। उन्होंने शिमू को बताया था कि स्पिरिट नरिशिंग आर्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा प्योर और स्टेबल होती। अगर तुम उसकी तीसरी लेवल पर पहुँच पाए तो तुम ऑटोमेटिकली ची बर्स्टिंग टेक्निक को हासिल कर लोगे, और फिर जब तुम इसकी 5वीं लेवल पर जाओगे तब तुम ची रिंग स्टांस को भी कॉम्प्रहेंड कर सकते हो। तो शिमू ने फटाफट से स्पिरिट नरिशिंग आर्ट को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो जानना चाहता था कि इस टेक्निक को मास्टर करने में उसे कितना वक्त लगेगा। तो उस जेड स्लिप को पढ़ने के बाद उसे पता चला कि स्पिरिट नरिशिंग आर्ट में टोटल 5 लेयर्स हैं और इन्हें मास्टर करने के लिए शिमू को 30 सालों का वक्त लगेगा। अभी 30 साल पढ़कर ही शिमू काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो कह रहा था कि मेरा तो कल का भी भरोसा नहीं और यहाँ पर 30 सालों की बात हो रही। लेकिन अब मायूस होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए शिमू ने बिना नखरे दिखाए कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। वो अब एक पल भी गंवाना नहीं चाहता था। वो कहने लगा कि अगर मैं गलती से भी चीरिंग स्टांस लेवल पर पहुंच गया तो मेरी कल्टीवेशन काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, फिर तो मैं स्टार रैंकिंग को भी हासिल कर सकता हूँ। और अब हमें शिमू के माइंड स्पेस में एक कोर दिखाई गई, जो कि सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर रही थी। मगर
अचानक से उसकी बॉडी में एंटर होने वाली पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिससे शिमो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि बस थोड़ी देर में उसकी सारी मेरिडियंस एक्सप्लोड हो जाएगी। इनफैक्ट एनर्जी फ्लक्चुएशंस इतने ज्यादा भयानक थे कि उसकी सोल भी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। दरअसल ये व्हाइट क्रिस्टल ग्रेन है जो सिर्फ स्टोन मंकी की ब्लड लाइन वालों के पास ही हो सकता। शिमो समझ गया था कि उस व्हाइट एप ने मून एसेंस को एब्सॉर्ब करके इस व्हाइट क्रिस्टल कोर को फॉर्म किया होगा। वैसे तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो इसका रिजल्ट देखना चाहता है, इसलिए उसने कल्टीवेशन को बिल्कुल भी नहीं रोका। सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस कोर में समाने लगी और फिर देखते ही देखते वहाँ पर इतनी सारी पावर जमा हो गई थी कि स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार धमाका हो गया। और इसी तरह से फाइनली शिमो ने स्पिरिट नरिशिंग आर्ट की पहली लेवल को अचीव कर लिया। वैसे तो पहली लेवल को अचीव करने के लिए उसे कई सारे महीनों का वक्त लगने वाला था, लेकिन उस व्हाइट क्रिस्टल की वजह से ये काम काफी ज्यादा आसान हो गया। यानी कि उसके व्हाइट स्टोन मंकी वाली ब्लड लाइन स्पिरिट नरिशिंग आर्ट को काफी अच्छे से सपोर्ट कर रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शिमो बड़ी तेजी के साथ स्पिरिट नरिशिंग आर्ट के 5 लेवल को मास्टर कर लेगा। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि शायद हेवन मुझ पर पूरी तरह से मेहरबान है, इसलिए तो मुझे एक पावरफुल डिवाइन टेक्निक मिल गई जो कि मेरी कल्टीवेशन को बड़ी ही तेजी के साथ इम्प्रूव करेगी। सो अब स्पेशल आर्ट की प्रैक्टिस करते साथ साथ ही शिमो ने दूसरी टेक्निक पर भी ध्यान देना शुरू किया। यहाँ पर वो टैलिस्मान को बनाना सीख रहा था। वैसे देखा जाए तो टैलिस्मान को ड्रॉ करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम माना जाता है। एक टैलिस्मान बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास पेशेंस होना चाहिए। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो तुम्हारा टैलिस्मान तुम पर ही एक्सप्लोड हो जाएगा। सो यहाँ पर शिमो अलग अलग पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए टैलिस्मान को फॉर्म करने की कोशिश करने लगा। उसके न जाने कितने ही सारे टैलिस्मान फेल हो चुके थे, मगर शिमो तो हार मानने के लिए तैयार नहीं। उसने टैलिस्मान को फॉर्म करने के लिए स्पिरिट नरिशिंग आर्ट और उस मून कोर का इस्तेमाल किया और फाइनली कई सारे अटेम्प्ट फेल होने के बाद उसने अपना एक नया टैलिस्मान बना लिया। वेल ये है एक लो ग्रेड वाला फायरबॉल टैलिस्मान। शिमो ने तो उसे बनाते साथ ही उसकी पावर को चेक किया। उस फायरबॉल टैलिस्मान ने तो काफी आसानी के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान को क्रश कर दिया। हालांकि शिमो अपनी इस टैलिस्मान आर्ट की प्रोग्रेस को देखकर जरा भी खुश नहीं था। वो सोचता है कि अगर लो ग्रेड वाले टैलिस्मान को बनाने के लिए मुझे इतनी ज्यादा मेहनत लगी तो पता नहीं मैं हाई ग्रेड वाला टैलिस्मान कब बना पाऊंगा। ये तो बड़ा ही थका देने वाला काम है। शायद इसीलिए कहा जाता कि टैलिस्मान बनाने के लिए सब्र की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती। खैर इस आर्ट को सीखने के बाद तो शिमो के पास एक और प्लस पॉइंट हो गया। जल्दी ब्लैक डीमन सेक्ट में इनर कंपटीशन होने वाला था, जिसमें सभी डिसाइपल्स आपस में ही मुकाबला करेंगे। तो शिमो ने फैसला लिया कि वो इस कॉन्टेस्ट में फायरबॉल टैलिस्मान का यूज करके सबको चौंका देगा। और अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर शिमो अपने दोस्तों से मिलने चला गया था। शाओमिंग इन लोगों के लिए चाय पोर करते हुए शिमो को बताने लगा कि जब तुम क्लोज डोर कल्टीवेशन में थे तभी बाइशी ने एक और टेक्निक को मास्टर कर लिया। उसे चेजिंग द विंड किक कहा जाता है और साथ ही इन्होंने कल्टीवेशन की एक और realm ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया। हो सकता है कि इस बार के टूर्नामेंट में हमारे सीनियर बाइशी एक चमकते हुए सितारे बनकर उभर जाए, मगर बाइशी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो कहने लगा कि इस बार के टूर्नामेंट में पावरफुल कल्टीवेटर्स हिस्सा लेंगे, उन सबको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो शाओमिंग उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम्हें लानफेंग से डर लग रहा है। जो सुनते साथ ही बाइशी ने पी हुई चाय हलक से बाहर आ गई। दरअसल ये बंदा लानफेंग को पसंद करता था और पिछली बार लानफेंग ने इसे हराकर इसकी और भी ज्यादा इज्जत खराब कर दी। वहीं पर शिमो भी बताने लगा कि लानफेंग के टैलेंट को बीट करना इम्पॉसिबल है। वो बंदी काफी ज्यादा टैलेंटेड है और मेरे ख्याल से उसने तो अब कल्टीवेशन में भी इम्प्रूवमेंट कर ली होगी। तो हो सकता है कि वो लड़की हमारे ब्रदर बाइशी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट साबित हो जाए। तो शाओमिंग उससे कहता है कि शिमो तुम काफी दिनों से सेक्लूजन में थे, तुम्हें पता नहीं होगा कि कॉन्टेस्ट के कुछ रूल बदल गए हैं। इस बार शायद टूर्नामेंट के विनर को दिया जाने वाला रिवॉर्ड थोड़ा सा कम हो गया। इस टूर्नामेंट में कुछ और रूल्स ऐड किए गए थे, जैसे कि पहले दिन बस नए डिसाइपल्स का ही मुकाबला होगा और फिर सेकंड एंड थर्ड डे पर ये नए डिसाइपल किसी और सीनियर डिसाइपल को भी चैलेंज कर सकते। वहीं दूसरी तरफ कुछ सीनियर डिसाइपल्स भी इसी टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमें अपनी रैंकिंग दाव पर लगाकर टॉप 20 में पहुंचना ही होगा और फिर तो हम उन सभी नए डिसाइपल्स को हरा सकते हैं। जिस पर हुआन कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आसान होगा। और अब हमें ग्रीनस्टोन प्लाजा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनर कंपटीशन शुरू हो चुके थे, मगर डिसाइपल्स का पूरा ध्यान था शाओची पर। शाओमिंग तो अपना सिर पीटने लगा कि मुसीबत की टोकरी यहाँ पर क्यों आई। वहीं पर शिमो भी इस छोकरी को यहाँ देखते साथ ही वहाँ से भागने लगा, मगर तभी जिन शाओची उसे अपनी तरफ बुलाने लगी। इधर शाओमिंग
वार्निंग कह रहा था कि जरूर से हमारे भाई शिमू ने इसे ऑफेंड किया होगा, इसलिए तो ये बंदी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी है। इधर जिन शाओची शिमू से कहने लगी कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, टियानियन टेम्पल की फेरी शिव का पीछा छोड़ दो। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें इस सेक्ट में आराम से रहने दूंगी, और जो तुम मेरी बात ना मानो तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो शिमू उससे पूछने लगा कि एल्डर जिन, आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों करना चाहती हो? तो जी उसे जवाब देते हुए बताने लगी कि मेरी सिस्टर शिव आसमान की एक परी है और तुम जमीन पर रहने वाले मामूली से मेंढक, इसलिए तुम इतने बड़े ख्वाब मत देखो। जिस पर शिमू गुस्से में जवाब देता है कि अगर वो कोई इमॉर्टल फेरी है तो मैं भी एक इमॉर्टल बनूंगा और फिर एक दिन हम दोनों मिलकर ड्यूअल कल्टीवेशन करेंगे। ड्यूअल कल्टीवेशन का नाम सुनते साथ ही जिन काफी ज्यादा शॉक हो गई। दरअसल ड्यूअल कल्टीवेशन को मुकम्मल करने के लिए उन दोनों को फिजिकल होना पड़ेगा और शायद इसी बात को लेकर जिन को सदमा लग गया था। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।